हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक के बारे में। ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी के ज़्यादातर मामले जेनेटिक होते हैं। अगर माता पिता को यह बीमारी है तो बच्चे में यह बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक क्या है, आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं चीफ मेडिकल सर्विसेज एंड चेयरपर्सन नेफ्रोलॉजी आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम से डॉक्टर मंजू अग्रवाल। थैंक यू अनुज, थैंक यू अनुज। सो ऑटोसोमल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, इसका पूरा नाम ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। ओके। ये एक तरह की किडनी की बीमारी है जो कि जैसा कि अनुज ने भी कहा, माता पिता से बच्चों को मिलती है। एक तरह से पुश्तैनी समझ लीजिए इसको, एक तरह से जनरेशन्स में चलती रहती है ये। ओके। सो आमतौर पे या तो माता पिता में से एक ना एक को ये होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस 75% विल हैव अ फैमिली हिस्ट्री। सो इधर अ ब्रदर सिस्टर एंड वन ऑफ द पेरेंट्स वुड हैव इट, और पेरेंट के किसी और भाई बहन और उन सब में से हो सकती है। अब होता क्या है इस बीमारी में, बेसिकली किडनी में नॉर्मली किडनी एक मुट्ठी के साइज की होती हैं। राइट। किडनी का साइज बड़ा होता जाता है, उसमें सिस्ट्स बननी शुरू हो जाती हैं। ओके। सिस्ट का नॉर्मली मतलब होता है कि एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, कि उसके अंदर पानी भरा हुआ है, ये समझ लीजिए। ओके। तो इन चीजों को सिस्ट कहते हैं। नॉर्मली किडनी में सिस्ट नहीं होती। सो इस बीमारी में किडनी में सिस्ट होती जाती हैं, और जो नॉर्मल किडनी का पोर्शन होता है उन सिस्ट से कंप्रेस होके धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। ओके। तो ये बीमारी आमतौर पे मैनिफेस्ट करती है या उभरती है तकरीबन 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में। कुछ फैमिलीज में 50 साल के करीब लोग, जिसको हम कहते हैं एंड स्टेज किडनी डिजीज, में पहुंच जाते हैं, जबकि उनको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। ओके। कुछ फैमिलीज होती हैं जिसमें थोड़ा सा लेट होता है, जैसे कि 65-70 साल की उम्र के आसपास होता है। ये दो वेराइटी की ऑटोसोमल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है। डिफरेंट जीन्स हैं, इसलिए कुछ लोग जल्दी प्रेजेंट करेंगे, कुछ लोग देर में करेंगे। सो ओके। ये मतलब है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का। अगर हम पूरे किडनी डिजीजेस में देखें, अगर देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा कॉमन, अगर सिर्फ हम पुश्तैनी किडनी की बीमारियां लें जो कि पुश्तों से चली आ रही हैं, ये सबसे कॉमन बीमारी है। ओके। तकरीबन 1000 में से एक बच्चा पैदा होता है जिसको ये बीमारी होती है। सो ओके। इसका तकरीबन इंसिडेंस इतना है, 1000 में से एक बच्चे को मिलती है ये ऑन एन एवरेज। अगर हम अपनी पूरी डायलिसिस की पॉपुलेशन लें या ट्रांसप्लांट की पॉपुलेशन लें, आमतौर पे देखा गया तकरीबन 5% लोग इस बीमारी से सफर कर रहे होंगे मोस्टली। क्योंकि जो भी हमारे एंड स्टेज प्रोग्राम में पेशेंट्स होते हैं, आधे से ज्यादा डायबिटिक होते हैं, ब्लड प्रेशर के होते हैं, और दूसरी किडनी की बीमारी के होते हैं। सो ऑलमोस्ट एज लिटिल एज 5% आर बिकॉज ऑफ दिस डिजीज। सो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये बीमारी क्या है। ओके। डॉक्टर, किडनी में गांठें बनने का कारण क्या है? सो जिसको आप गांठ कह रहे हैं, मैं उसको सिस्ट कहती हूँ। ओके। सिस्ट में फ्लूइड होता है और गांठ आमतौर पे सॉलिड मानी जाती है। ओके। ठीक है। सो ये जो अब सॉलिड ये लिक्विड भरी हुई सिस्ट बनती हैं, ये एक तरह का जेनेटिक डिफेक्ट है। ओके। आमतौर पे दो जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं जो दोनों अकाउंट फॉर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। एक को PKD1 कहते हैं हम, एक दूसरे को PKD2 कहते हैं। ओके। ठीक है। ये एक तरह का जेनेटिक डिफेक्ट है। जैसा कि हम सब समझते हैं, जब भी कोई जीन डिफेक्टिव होती है तो कोई ना कोई चीज, कोई प्रोटीन शरीर में डिफेक्टिव बनता है। तो इसी में जैसे PKD1 है, उसमें पॉलीसिस्टिन 1 नाम का एक प्रोटीन डिफेक्टिव हो जाता है, और PKD2 जो है उसमें पॉलीसिस्टिन 2 नाम का एक प्रोटीन डिफेक्टिव होता है। ओके। जब भी प्रोटीन डिफेक्टिव होंगे, कुछ ना कुछ परेशानी करेंगे शरीर में। ओके। तो इस प्रोटीन के डिफेक्ट से किडनी के जो ट्यूब्स होती हैं, किडनी में दो यूनिट्स होती हैं, एक फिल्टर्स होते हैं और एक ट्यूब्स होती हैं। ओके। तो ये जो पतली पतली दोनों किडनीज में 1-1 मिलियन ट्यूब्स होती हैं, उस ट्यूब्स में वो बीच बीच में फैलना शुरू कर देती हैं और सिस्ट बन जाती हैं। ओके। ठीक है। सो इन सिस्ट्स को बेसिकली ये डिफेक्टिव प्रोटीन जो है, डिफेक्टिव जीन की वजह से ये सिस्ट बनने शुरू हो जाएंगी।
जब सिस्ट ओके बनेंगी, जो जो भी उसके आसपास नॉर्मल ट्यूब्स हैं उनमें भी प्रेशर डाल दिया और वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देती हैं। ओके तो बेसिकली एक जेनेटिक डिफेक्ट, एक प्रोटीन डिफेक्ट के कारण और ये बीमारी हो जाती है, और ये जीन एक ना एक पेरेंट की तरफ से आती है। ओके। ठीक डॉक्टर, है, तो जैसा आपने और बताया ये बीमारी जेनेटिक है, बच्चों में होने के कितने चांसेस रहते हैं, कितने परसेंट चांसेस रहते हैं इस बीमारी के? और अगर ये बीमारी किसी बच्चे को होती है, या फिर इस बीमारी से बचाव कैसे किया जाता है अपने बच्चों का? देखिए, जहां तक बच्चों का सवाल है, ये एक एडल्ट डिजीज है आमतौर पे। ओके ठीक है, सो ये बच्चा पैदा तो डिफेक्टिव जीन से होता है, ओके लेकिन हेल्थ केयर में दो भाषाएं होती हैं। एक है कि जीनोटाइप की, जीन क्या है आदमी की, और दूसरा है कि उसका शरीर में असर कब दिखाई देना शुरू होता है। तो आमतौर पे ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जो आपने स्पेशली पूछा, जी ये वाली किडनी डिजीज का असर दिखना शुरू होता है आमतौर पे 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 50 ओके साल की उम्र में। ओके इसी तरह एक दूसरी बीमारी होती है जिसको हम ऑटोसोमल रिसेसिव किडनी डिजीज कहते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ओके वो छोटे बच्चों में पाई जाती है। ठीक ओके है, सो इसका जो जीन डिफेक्ट है मैनिफेस्ट लेटर करेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बदल रहा है आजकल। बीच बीच में कई बार दिखते हैं, थोड़े से यंगर एज ग्रुप्स में दिखाई देने लगी है। ठीक है, और आमतौर पे हम बच्चों को स्क्रीन भी नहीं करते हैं, छोटे ओके बच्चों को, अनलेस कि उनको कोई सिम्टम्स हो। जब ओके सिम्टम्स होते हैं तब तो उनको हमें देखना ही है कि कैसे क्या बीमारी है। राइट लेकिन जब तक सिम्टम ना हो छोटे बच्चों में, हम आमतौर पे उसको स्क्रीन नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि फिर उनकी लाइफ पे असर पड़ता है। जैसे कि स्क्रीन करके लेट से एक 10 साल के बच्चे को या 20 साल के बच्चे को पता चल जाए ये बीमारी है, तो उसको एजुकेशन पे असर पड़ेगा, साइकोलॉजिकली असर पड़ेगा, कैरियर एंट्री में असर पड़ेगा। तो इसलिए जनरल रिकमेंडेशन यही है कि जब तक तकलीफ ना हो, 20-25 साल तक हम उनको स्क्रीन ना करें। तो उस तरह अच्छा रहता है, आदमी की नॉर्मल लाइफ बन जाती है तब तक, ओके देखा गया है। ओके। डॉक्टर, इस तो बीमारी इससे बचने के लिए क्या करें? ओके दूसरा सवाल आपका, इससे बचने के लिए क्या जी जी करें? जी, इससे तो बचाव कैसे किया जाए बच्चों का? तो अब ये बड़ा मुश्किल सवाल है। सो जब भी जिन पेरेंट्स को पता है एक बच्चा लेट्स से पैदा करने से पहले कि हमको ये बीमारी है, ओके तो उनको एक जेनेटिक काउंसलर से मिल सकते हैं वो लोग, क्योंकि ये बीमारी सब बच्चों में नहीं जाएगी। ओके तकरीबन ऑन एन एवरेज 50% ऑफ द चिल्ड्रन विल हैव दिस बीमारी। ओके सो एक तो चॉइस है कि वो बच्चा पैदा, उसको नियोनेटल या प्री नेटल एक्चुअली जिसको हम कहते हैं, राइट कुछ प्रेगनेंसी के वीक्स या कुछ अर्ली मंथ्स में जेनेटिक कुछ एनालिसिस करके पता किया जा सकता है कि जो होने वाला फीटस है उसको ये बीमारी है या नहीं है। ओके ठीक है, एक बार उसको ये जीन मिल गई और एक ये बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद तो कोई बचाव नहीं है। ओके ठीक है, सो एक प्री नेटल डायग्नोसिस ही हो सकता है, और ऐसे पेरेंट्स को जरूर एक जेनेटिक काउंसलर से मिलना चाहिए, ओके ताकि वो समझ लें कि बच्चे को क्या प्रोबेबिलिटी है ये बीमारी होने की, ओके और अगर इन यूट्रो डिटेक्ट हो जाती है तो वो एबॉर्शन या टर्मिनेशन के लिए तैयार है कि नहीं। तो इस तरह हम कुछ बचा सकते हैं। ओके। डॉक्टर, इस बीमारी का पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट करवाए जाएं? इस बीमारी को पता करने के लिए स्टैंडर्ड टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड। ओके तो अल्ट्रासाउंड आमतौर पे 30-35 साल की उम्र के बाद इस बीमारी को पकड़ लेगा। ओके अगर उससे हमने पहले करनी है पता ये बीमारी है या नहीं हमको, तो कई बार हमें सीटी करना पड़ता है और ओके कई बार एमआरआई करना पड़ता है। एमआरआई इन सब में सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब ये है कि छोटी छोटी सिस्ट भी वो पकड़ लेगा, वेयर एज अल्ट्रासाउंड थोड़ी सी बड़ी सिस्ट को पता करेगा। ओके तो डिपेंडिंग ऑन द नीड, लेट्स से 35 साल की उम्र में हम किसी को स्क्रीन कर रहे हैं, 40 साल की उम्र में, या डायग्नोसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद अल्ट्रासाउंड काफी है। लेकिन अगर अर्ली हमें पकड़ना है, किसी को 20 साल में करना है, कई बार होता है इन फैमिलीज में से हमें डोनर, किडनी डोनर चूज करना होता है ट्रांसप्लांट के लिए फॉर एग्जांपल, ओके तो उनके लिए एमआरआई करना जरूरी है, क्योंकि एमआरआई अगेन बहुत छोटी सिस्ट को, कुछ मिलीमीटर की सिस्ट होती है, उसी को पिकअप कर लेगा। ओके तो क्योंकि अगर ऑलरेडी ये बीमारी है तब उसकी किडनी, वो किडनी नहीं डोनेट कर सकता।
सो अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई, इन तीनों में से डिपेंडिंग ऑन कि हमको कितनी जरूरत है उसके अनुसार हम एक ना एक टेस्ट कर सकते हैं। ओके डॉक्टर, इस बीमारी का इलाज कैसे किया जाता है? देखिए, इस बीमारी का इलाज 2-3 बातों पे निर्भर है। ओके पहला तो जब हम अर्ली स्टेजेस में पकड़ते हैं तो हमारा ये एम होता है कि देखिए, किडनी की जो भी क्रॉनिक बीमारियां हैं उसका कोर्स होता है कि अर्ली है, और हमारा एम अर्ली क्रॉनिक किडनी डिजीज जब भी हम पिकअप करते हैं, एम ये होता है कि हम एंड स्टेज किडनी डिजीज या आम भाषा में डायलिसिस ट्रांसप्लांट की जो स्टेज आती है उसको हम डिले कर सकें। तो हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स वगैरह करते हैं जिसकी वजह से कि एंड स्टेज किडनी डिजीज डिले हो जाती है। ओके तो अगर हमको अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज करना है इस बीमारी को तो हम ऑब्वियसली अल्ट्रासाउंड करेंगे। पेशेंट को कई बार सिम्टम्स होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, यूरिन में ब्लड आ सकता है। कई मरीजों को किडनी की साइज जब बड़ा हो जाता है तो उससे एक तरह का फ्लैंक पेन दोनों साइड महसूस होता है, हेवीनेस महसूस होती है। ओके कुछ लोगों को उसी लार्ज किडनीज की वजह से बैक एक भी हो सकती है। तो जब ये सिम्टम्स होते हैं तब उस बीमारी को हम डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, सो अर्ली स्टेजेस में हमारा ये एम होता है, एक तो उनके सिम्टम्स को रिलीव करें, पेन है तो उसको पेन रिलीफ दे दें, हाई ब्लड प्रेशर है तो हाई ब्लड प्रेशर को दवाइयों से अगर हम कंट्रोल करेंगे तो हम एंड स्टेज किडनी डिजीज को डेफिनेटली डिले कर पाएंगे। लेट्स एज्यूम कि एक्स नंबर ऑफ ईयर्स में एंड स्टेज किडनी डिजीज आनी थी डायलिसिस की। अगर हम इलाज करते हैं वही बीमारी अब X+10 ईयर्स में एंड स्टेज आएगी या X+5 ईयर्स में आएगी। मैं एक्स का बात इसलिए नहीं कर रही हूँ कि फिर लोग थोड़ा सा साइक हो जाते हैं। राइट ठीक है, सो जितने भी साल लेट्स से में आना था वो डेफिनेटली लंबा समय चल जाएंगी। सो अर्ली स्टेजेस में हमारा है ब्लड प्रेशर को ठीक करना, सिम्टम्स को रिलीव करना, और एक दो स्पेसिफिक दवाएं भी हैं जिनके नाम मैं शो में नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि उससे लोग खुद सेल्फ एडमिनिस्टर करना शुरू कर देते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट की सलाह से वो दवाइयां भी ले सकते हैं, जिससे कि अगेन एम हमारा एक ही है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो और एंड स्टेज किडनी डिजीज को हम जितना डिले कर सके कर दें। जब पेशेंट लास्ट स्टेजेस में पहुंच जाता है कि किडनी फंक्शन काफी कम हो गया है, 10% से कम हो गया या 15% से कम हो गया जी, या क्रिएटिनिन बहुत हाई हो गया, उस समय इलाज होता है या तो इनको डायलिसिस पे जाना पड़ता है या जिसको गुर्दा बदलना या किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं वो करना चाहिए। फिर डॉक्टर, किन लोगों को इससे सावधान रहने की जरूरत है और वो लोग इससे अपना बचाव कैसे करें? देखिए, ये बहुत मुश्किल है। जैसे कि मैंने कहा, ये जेनेटिक डिफेक्ट है। अब हम एक बार पैदा हो गए इस बीमारी से तो अब हम शायद कुछ नहीं कर सकते। सो ये तो फंडामेंटली हमको समझना होगा। हम अपनी जेनेटिक मेकअप तो बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, सो हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि जब हमें पता है कि हमारे परिवार में ऐसी बीमारी है तो एट अ सर्टेन पॉइंट, जो कि यूजुअली आई थिंक अगर सिम्टम्स ना हो, सो दिस पर्सन कैन वॉच फॉर सिम्टम्स, या जब वो बच्चा है तो उसके पेरेंट्स की ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें। इस टाइप के काम करके जब भी बीमारी को अर्ली डिटेक्ट करने की कोशिश कर लें। इसमें भी जैसा कि मैंने कहा, रिकमेंडेशन है जब तक कि आदमी अनलेस की सिम्टम्स हो, वो उस प्रोवाइजो को छोड़ दीजिए। अगर कोई तकलीफ नहीं हो रही, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, बच्चे को स्क्रीन नहीं करना चाहिए। आप ये समझिए कि किसी 15 साल के बच्चे को पता चल जाता है मुझे ये बीमारी है, मुझे और 10 साल में किडनी पे असर पड़ेगा, तो उसकी साइकोलॉजिकली अच्छा नहीं है। कहीं एजुकेशन के लिए जाएगा, कॉलेज में एडमिशन लेगा, वहां प्रॉब्लम होएगी उसको, क्योंकि पता है अब बीमारी। लेट्स से फर्स्ट जॉब एट 24 इयर्स ऑफ एज, 25 इयर्स ऑफ एज, उसमें परेशानी होगी। तो जब तक सिम्टम्स नहीं है ना स्क्रीन करिए। हाँ, 30-35 साल के हो गए हैं आप और आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तब आप समझदार हो गए हैं, स्क्रीन कर सकते हैं। फिर हमारा यही एम है कि सिम्टम्स जैसे भी हों, हम उसको, जैसे कि मैंने कहा, हाइपरटेंशन का इलाज करा लें, या जो एक दो स्पेसिफिक थेरेपी हैं उसके लिए कंसीडर किया जा सकता है। और एक दो स्पेसिफिक दवाइयां आई हैं जो पिछले 2-3 साल 4 साल में ही आनी शुरू हुई हैं, एंड इनिशियल ट्रायल्स ऑप्टिमिस्टिक हैं
कि उससे फायदा होगा, सिस्ट का ग्रोथ कम हो जाता है, सिम्टम्स कम हो जाते हैं, और एंड स्टेज किडनी डिजीज का भी टाइम डिले हो जाता है, तब ये Okay. ट्रीटमेंट करने हम शुरू कर दें। डॉक्टर सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक मच। यू। आज हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलिसिस्टिक के बारे में जाना और जाना कि इस बीमारी का किडनी पर कैसे असर पड़ता है। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए गेस्ट और एक नए विषय के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.